हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके डिटेल में। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो। क्वेश्चन होगा, देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। देश की 15वीं राष्ट्रपति वो होंगी, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो पहुंच रही हैं और वो पहली आदिवासी हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ओके, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो उम्मीदवार थे, एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा। तो द्रौपदी मुर्मू को 64.03% वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट मिले। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताएं, दो हिस्से में रख सकते हैं, निजी जीवन और राजनीतिक जीवन। तो पहले निजी जीवन के बारे में चर्चा कर लें। 64 ईयर की हैं, जन्म हुआ था 20 जून 1958 को ओडिशा में, और निजी जीवन काफ़ी दर्द भरा रहा है। उनके पति श्यामचरण का निधन 2014 में हो गया था, जब वो 55 साल के थे। 3 बच्चों का भी निधन हो चुका है। पहली संतान का तो 1984 में ही हो गया था, 3 साल की उम्र में ही। एक और बेटे लक्ष्मण मुर्मू, उनका निधन हो गया था 2010 में, 25 साल के थे वो। छोटे बेटे बिरंची मुर्मू, उनका निधन हो गया था 28 साल की उम्र में 2013 में सड़क हादसे में। आप समझ सकते हैं उनका जीवन कितना दर्द भरा रहा है। और इसके बाद अगस्त 2016 में उन्होंने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया और इसमें द्रौपदी मुर्मू के बेटे और पति की प्रतिमा है वहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षणिक और राजनीतिक जो करियर रहा है उनका, उसके बारे में। तो भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेंस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशनल एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसमें। इसके अलावा ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में भी उन्होंने काम किया हुआ है। सिंचाई विभाग में काम करने के बाद 1997 में भाजपा में शामिल हो गई थी और फिर पार्षद बनी, एक क्षेत्र की उपाध्यक्ष भी रहीं। फिर 2000 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने रायरंगपुर से वो चुनाव उन्होंने जीता विधानसभा में, और बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन की सरकार में वो मंत्री भी रहीं। मंत्री के रूप में 2004 तक वो परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन वगैरह वगैरह विभागों को उन्होंने संभाला। 2015 में झारखंड की गवर्नर बनाई गई और वो झारखंड की पहली ऐसी गवर्नर है जिन्होंने मतलब कार्यकाल से भी ज़्यादा उन्होंने अवधि तक काम किया है, पूर्ण कार्यकाल से ज़्यादा अवधि तक, 2015 से 2021 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है और जल्द ही ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और प्रथम महिला हो जाएंगी इस देश की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की तीसरी तिमाही की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 87। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तो 87th पोजीशन है 3rd रैंकिंग में। हालांकि अगर हम पिछली बार से कहेंगे तो थोड़ा कमज़ोर हुआ है अपना पासपोर्ट। इससे पहले की रैंकिंग में 83 थी जनवरी में और 87 है जुलाई में जो अभी रैंकिंग आई है उसमें। पावरफुल पासपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बिना वीज़ा के सिर्फ पासपोर्ट के जरिए आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। इस इंडेक्स को ऑर्गेनाइजेशन है हेनली एंड पासपोर्ट, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब सिर्फ पासपोर्ट के जरिए आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे कितने देश हैं। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं भारत कितने देशों में भारतीय जा सकते हैं बिना वीज़ा के। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टॉप 10 कौन से देश हैं इस रैंकिंग में। इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1 पर है जापान। वहाँ के जो नागरिक हैं वो 193 देशों में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके पास अगर पासपोर्ट होगा तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। सेकंड स्थान पे है सिंगापुर, साउथ कोरिया, 192 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्थान पर है जर्मनी, स्पेन। चौथे पे है फिनलैंड, इटली, लगभग
5वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन। ओके, बाकी ये सब देश रहे। तो टॉप 10 ये देश हैं। तो यहाँ पर सवाल होगा कि भारतीय नागरिक जो हैं वो कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, सिर्फ पासपोर्ट के जरिए। तो ऐसे 60 देश हैं। 60 देशों में भारतीय नागरिक जा सकते हैं बिना वीज़ा के, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के जरिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और टॉप 10 तो ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, 2022 में जारी किया गया है, 2021 का। तो इसमें प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन से राज्य पहले स्थान पर है? पहले मैं आपको बता दूं कि 3 श्रेणियां होती हैं, उसमें एक है प्रमुख राज्य। तो कौन है पहले स्थान पर? आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, ये रिपोर्ट है। और इसका मतलब क्या हुआ इनोवेशन का? इनोवेशन इंडेक्स का मतलब यह हुआ कि उस राज्य में इनोवेशन को लेकर क्या काम हो रहा है और किस तरह से प्रगति हो रही है। तो ये जो इंडेक्स है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया है। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कि टॉप जो 10 राज्य हैं मेजर स्टेट में वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है कर्नाटक, सेकंड पे है तेलंगाना, थर्ड पे हरियाणा है, फोर्थ पे महाराष्ट्र है, फिफ्थ पे तमिलनाडु है, सिक्स्थ पे है पंजाब, सेवन्थ पे उत्तर प्रदेश है, एट्थ पे केरला है, नाइन्थ में आंध्र प्रदेश है और 10th में है झारखंड। ओके, और कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको देखकर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जैसे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल, निवेश कितना हो रहा है, वहाँ ज्ञान को लेकर कितना प्रभाव फैलाया जा रहा है, मतलब एजुकेशन को लेकर, और व्यापारिक जो माहौल है वो क्या है, सुरक्षा, कानूनी वातावरण क्या है। तो इन सब कुछ देखकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर होगा चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ नंबर 1 है। और टॉप 5 जो यूनियन टेरिटरी एंड सिटीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 तो चंडीगढ़, सेकंड पे दिल्ली है, थर्ड पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, फोर्थ पे पुदुचेरी और फिफ्थ पे गोवा है। तो ये टॉप 5 जो राज्य हैं वो हैं और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों यानी हिल जो स्टेट हैं, हिल्स स्टेट, उसकी सूची में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर को पहला स्थान मिला है। और टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 तो मणिपुर है, सेकंड पे उत्तराखंड है, थर्ड पे मेघालय है, फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश और फिफ्थ पे हिमाचल प्रदेश है। इनोवेशन को लेकर इंडेक्स है। ठीक है, ये सरकार की ओर से राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ओके, इनोवेशन के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर जून 2022 में कितनी रही? आंसर होगा 7.01%। 7.01% ये खुदरा महंगाई दर रही है। एट एबव 7% ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कितनी महंगाई दर थी? खुदरा महंगाई दर, खुदरा का मतलब कि आप जो सामान खरीदते हैं उसकी बात हो रही है। तो मई 2022 में 7.04% थी और इस बार कुछ बेहतर है, 7.01%। ठीक है, कौन जारी करता है ये आंकड़े जो खुदरा महंगाई दर का है? वो रिटेल इन्फ्लेशन रिपोर्ट। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसका जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अभी जुलाई में ये जारी किया गया है, जून की रिपोर्ट। ओके, जून के आंकड़े जुलाई में जारी किए गए। हमेशा एक मंथ के बाद ये जारी किया जाता है। महंगाई की गणना कैसे होती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है CPI, उसी के जरिए अलग अलग कैटेगरी के जरिए, ख़ासतौर पर जो मुख्य तौर पर जो फूड आइटम्स हैं, इसके अलावा ईंधन, फ्यूल, ओके, और कोर सेक्टर, इसके अलावा कई और चीज़ें हैं और उसको को भी देखा जाता है। तो उसके ज़रिए खुदरा महंगाई दर को ये तैयार किया जाता है, क्या है। ओके, खुदरा महंगाई दर जो है वो RBI के जो मतलब संसद में कानून बना हुआ है उसके मुताबिक RBI के लिए बाध्यकारी है कि वो खुदरा महंगाई दर को 4%
के लेवल पर रखें। हालांकि उसमें 2% की छूट दी गई है, यानी 2 से लेकर 6% के बीच में महंगाई दर रह सकती है। 6% से अगर ज़्यादा होता है महंगाई दर तो वो मतलब स्थिति ठीक नहीं है, कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोक महंगाई दर की बात हो रही है तो जून 2022 में कितनी रही थोक महंगाई दर? आंसर होगा 15.18%। किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, थोक महंगाई दर दूसरा मंत्रालय जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो उसी ने ये आंकड़ा अभी जुलाई में ही जारी किया है। और इससे पहले की बात करेंगे हम, पिछले महीने यानी मई में कितनी महंगाई दर थी? तो 15.88% थी। थोड़ी सी कमी देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है, मामूली सी, लेकिन ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेवल्स बहुत ज़्यादा है। 6% के आसपास रहना चाहिए था, लेकिन वो 15.1% के आसपास है। थोक महंगाई दर क्यों बढ़ी हुई है? मुख्य रूप से जो खनिज तेल हैं, खाद्य पदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम, मूल जो धातु हैं, रसायन हैं, उन सब के कीमतें बढ़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो असर ज़्यादा बताया जा रहा है कि ये थोक महंगाई दर बढ़ी है। तो इसका असर खुदरा महंगाई दर पे भी होता है। अगर इतना ज़्यादा है तो वो असर खुदरा महंगाई दर पे कुछ वक्त के बाद आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 36th नेशनल गेम्स की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो है वो मेज़बानी करने जा रहा है पहली बार नेशनल गेम्स की, और इसकी जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभी हाल ही में दी है। इस बारे में इन्फॉर्मेशन ट्वीट किया है उन्होंने। ये नेशनल गेम्स कब से कब तक होगा? तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होगा। गुजरात के 6 शहरों में होगा। कौन कौन से शहर हैं? तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, तो वहाँ पर ये किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि 36 जो ये नेशनल गेम्स हैं वो पहले गोवा में होना था, ओके, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब ये नेशनल गेम्स जो है आयोजित किया जाएगा गुजरात में। अगर सवाल हो कि इससे पहले कब आयोजित किया गया था, तो इससे पहले 2015 में आयोजित किया गया था केरल में नेशनल गेम्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 7 साल बाद अब नेशनल गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं गुजरात में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने की बात सामने आई है? ओके, किया जाएगा, फैसला लगभग हो गया है। आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये ऐलान हो रहा है, और इसकी जानकारी जो है वो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग, तो उन्होंने ही दी है मीडिया को। और ये 8 सदस्यीय जो ये एससीओ है, तो उसमें नए रोटेशन इनिशिएटिव के तहत ये वाराणसी को 2022-23 के लिए ये घोषित किया जाना है। ठीक है, एससीओ की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। स्थापना कब हुई थी? 2001 में। 8 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन है एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये न्यूज़ रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूपेंद्र सिंह का निधन 18 जुलाई 2022 को हो गया, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा गायक। कई बीमारियों की वजह से वो जूझ रहे थे और आखिरकार उनका निधन हो गया 82 ईयर की उम्र में। उनका जन्म हुआ था पंजाब के पटियाला में 1940 में। दिल्ली में वो पले बढ़े और संगीतकार बेहतर थे। संगीत की दुनिया में जाना माना उनका नाम था, गायक थे शानदार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू करने का फैसला किया है इस दिवस के दौरान और उससे पहले भी? आंसर होगा हर घर तिरंगा, इनमें से। ओके, और राष्ट्रव्यापी ये अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया जाएगा, और इस अभियान में नागरिक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये संस्कृति मंत्रालय ये आयोजित करवा रहा है। 15
अगस्त को देश भर के 20 करोड़ से अधिक घरों पर ये झंडा पहुंचाने की योजना है 15 अगस्त तक। ओके, और ये अभियान आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। ओके, नोडल मंत्रालय कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय है। इसके तहत ये होगा कि 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा और इस दौरान 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराए जाने की योजना है, उसकी प्लानिंग चल रही है और प्रसारित किया जाएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे आंसर का 20 जुलाई को आयोजित किया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगला जो करंट अफेयर्स का वीडियो होगा यानी कल, उसमें हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उसके बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस किस को दिया गया है। ठीक है, उसका ऐलान हुआ है अभी 22 जुलाई को हुआ ऐलान, तो उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा कल। और हाँ, अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है और आप कई सारे मॉक टेस्ट और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 1 ईयर का मेंबरशिप है और इसके थ्रू आपको मिलता है 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF, और वो वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले सालों के भी करंट अफेयर्स के PDF मिल जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, 1 लाइनर होते हैं ताकि फटाफट तैयारी हो, और डिटेल नोट्स भी होता है ताकि आप ब्रीफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। उसमें अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के सभी तरह के प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर्स के अलावा अन्य भी। और 40% डिस्काउंट बुक्स में, फ्री शिपिंग भी है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आप देख सकते हो, आपके करंट अफेयर्स में शानदार काम आएगा। तो अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।